नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे समायोजन, शिक्षा मनोविज्ञान में समायोजन जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर ये आज वीडियो पार्ट 4 रहेगा। और ये मैं कोशिश करूँगा आज के इस एक वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो इससे पहले हम लोगों ने जो 3 वीडियो के अंदर जो पढ़ा है समायोजन के बारे में, वो आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा, यानी रिवीजन भी कर लिया होगा, और उसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी डाउट वगैरह नहीं होगी, है ना। अगर है तो आप लोग हैं जो कि मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नायक आईएएस एकेडमी के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपना पूछ सकते हैं कॉमेंट करके उसमें, और मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद में बात करें तो हम क्या पढ़ रहे थे, तीसरे पार्ट यानी लास्ट में हमने क्या छोड़ा था, समायोजन तंत्र पढ़ रहे थे ना, जिसको 2 रूपों में जाना जा सकता है। एक तो आपके उसके प्रत्यक्ष उपाय है, एक अप्रत्यक्ष उपाय है। तो हम पहले प्रत्यक्ष उपाय तो पढ़ चुके थे और अप्रत्यक्ष उपाय पढ़ रहे थे। उसमें से 12-13 जो बनते हैं, जिसमें से हमने शायद 8 पढ़े थे ना। पहला था प्रक्षेपण, और फिर था प्रतिगमन, समन, दमन, तादात्म्यकरण, आश्रित, ये पढ़े थे ना, याद है ना। एक तो प्रक्षेपण था, एक आश्रित था, एक प्रतिगमन था, एक पृथक्करण था, और एक युक्तिकरण था, एक समन था, एक दमन था, एक तादात्म्यकरण था। 8 हो गए ना। अब आप 9 नंबर लगा के लिखना आपको विस्थापन। पहले उसको समझना है, एक बार हेडिंग लगा के छोड़ दो, फिर हम समझते हैं। विस्थापन लिखो, विस्थापन 9 नंबर है ना। अब इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, एक बार पेन अपना रख सकते हैं। देखिए, विस्थापन कैसा उपाय है, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है या जो कोई प्राणी मानो ना, तो वो क्या करता है, अपना जो संवेग है, संवेग का मतलब उसके अंदर जो उक्षापन जो हम कह सकते हैं, संवेग है या फिर जो क्रोध है, उसका तनाव है ना, चिंता, कोई भी दबाव है, स्ट्रेस है, उसकी अभिव्यक्ति क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कर सकता है, किसी दूसरी वस्तु के साथ कर सकता है, या फिर दूसरा कोई क्रिया जो कर रहा है, यानी आप जो कोई काम कर रहे हैं उस पर उसको है जो कि निकाल सकते हैं, है ना। यानी हम बात कर सकते हैं, कोई व्यक्ति अपना गुस्सा, क्रोध, तनाव, संवेग जो होता है वो दूसरे व्यक्ति, वस्तु या फिर क्रिया पर करता है। फिर कैसे करता है और क्या करता है, वो कहाँ करता है, ये आपको पता है कि वो वहीं पे करता है कि सामने वाला जहां पे कमजोर होता है, जिससे आक्रमण की उम्मीद ना हो। एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारे समझ में आ जाएगा। इसमें विस्थापन क्रिया ये एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा एक सिद्धांत है एक तरह का। तो इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपना गुस्सा सामने वाली काम पे निकाल सकता है। जैसे कि मानो कि आपने आपके बच्चे ने आपसे मानो कि पैसे मांगे, आपने नहीं दिए हो, फिर उससे कोई काम करवा के देखो, फिर वो मतलब गुस्से में है, फिर उससे काम करवा के देखो, वो क्या करेगा, काम में नुकसान कर देगा, है ना। तो वो क्या करता है, और वो भी तभी करेगा कि उनको पता है कि मम्मी ज़्यादा डांट नहीं मारेगी। अगर उसको पता है कि मम्मी मारेगी तो वो उतना भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर, वो अपना गुस्सा कैसे न कैसे बाहर निकालेगा। जैसे कि माता पिता अपना क्रोध किस पे निकालते हैं, बच्चों पे, क्योंकि उनसे कोई आक्रमण की उम्मीद नहीं होती है। बच्चे वापस थोड़ी हाथ उठा सकते हैं, है ना, नहीं उठा सकते, और उठाना भी नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात है कि बालक के द्वारा, यानी कोई छोटे भाई बहन है जिनमें से बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई बहन को पीटता रहता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे से कमज़ोर है, वापस से आक्रमण की उम्मीद नहीं होती है। या फिर बच्चे क्या करते हैं, पेड़ पौधे हैं उनकी डालियाँ वगैरह, उनकी टहनियाँ, फूल वगैरह तोड़ते रहते हैं, क्योंकि वो अपना गुस्सा खेल खेल में बाहर निकाल रहे हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं कि बालक के द्वारा जो खेल के रूप में जो अपना गुस्सा है वो खेल के रूप में कहीं न कहीं प्रकट कर देना, है ना। तो इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल
बनते हैं, इन सभी के बारे में बात करते हैं। बाकी में आपको समझ में आ गया ना, विस्थापन यानी व्यक्ति अपना गुस्सा किसी दूसरी वस्तु क्रिया पे निकालना, और वहीं पे निकालना अगर यानी जहां से आक्रमण की उम्मीद ना हो। यानी कोई बड़ा भाई है और छोटे भाई को मार रहा है अपना गुस्सा निकालने के लिए, मानो कैसे भी, या फिर उस पर गुस्सा कर रहा है, उसका गुस्सा तो किसी और चीज पे था लेकिन वो अपने छोटे भाई पे निकाल रहा है। अगर यहाँ से ये भाई अगर छोटा है लेकिन अगर इस पे आक्रमण की अगर उम्मीद हो तो ये वापस कूट नहीं देगा क्या? इसलिए अगर इससे आक्रमण की उम्मीद होगी इसको, बड़े भाई को, तो ये इस पे अपना गुस्सा नहीं निकालेगा, इसको नहीं पीटेगा। जहां से आक्रमण की उम्मीद नहीं हो वहीं पे किया जा सकता है, या फिर जो उससे कमजोर हो वहां पे किया जा सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, अब लिखो इसमें, जब व्यक्ति अपना संवेग व्यक्ति अपना संवेग, क्रोध या तनाव या दबाव की अभिव्यक्ति क्या करता है? दूसरे व्यक्ति के साथ करता है, की अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्ति, वस्तु या क्रिया पर करता है। इसको साधारण भाषा में, अपने भाषा में समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या रहा है। व्यक्ति हो, व्यक्ति का जो कोई गुस्सा, संवेग का मतलब क्या होता है? उकसाना। व्यक्ति के अंदर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उकस जाता है कि अब मेरे को ये ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना। अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्ति, वस्तु, क्रिया पर क्या करता है? करता है। क्या करता है? अभिव्यक्त करता है ना। वहीं पे करता है कि जिससे कुछ उम्मीदें ना हो। समझ रहे हो ना? जो उससे कमजोर हो या उससे आक्रमण की उम्मीद नहीं हो, क्रिया पर करता है जो उससे कमजोर हो। वही करेगा ना जो उससे कमजोर हो, या उससे कोई आक्रमण की उम्मीद ना हो, या फिर उससे आक्रमण की कोई उम्मीद ना हो। आक्रमण की कोई उम्मीद ना हो। ठीक है, लिखो। फिर एग्जाम्पल लिखो, जैसे माता पिता अपना गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं। जैसे माता पिता अपना गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं। एक ट्रेंडिंग जो एग्जाम्पल है वो भी बता दूं क्या आपको? जैसे कोई व्यक्ति अपनी ऑफिस में काम करके आए हैं, जॉब करता है, मानो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब ही, और वहाँ से गुस्सा हुआ है, प्राइवेट करता है, मानो कि बॉस से गुस्सा हुआ है, किसी भी प्रकार से आर्थिक मानो पेमेंट नहीं मिला, तो वो गुस्सा आके कहाँ निकालेगा?
अपने घर पे अपनी पत्नी पे निकाल सकता है। अगर पत्नी से कोई आक्रमण की अगर उम्मीद हो तो आपको पता है कि वैसे अमूमन पत्नियों से जो आक्रमण की उम्मीद ही रहती है तो उसमें क्या होगा कि जैसे अगर उसको उम्मीद होगी आक्रमण की तो वो उस पर गुस्सा नहीं निकालेगा। तो वो क्या करेगा, बच्चों को बोलेगा कि आज का होमवर्क किया नहीं किया, आज का वो करो वो करो, मेरे को पढ़ा सुनाओ, 15 का पढ़ा सुनाओ। वो अपना गुस्सा कैसे न कैसे निकालेगा। अगर बच्चों को वो नहीं आएगा तो उसको पीटेगा और उसका गुस्सा शांत होगा। इसलिए बच्चों से अब आक्रमण की उम्मीद नहीं है तो वो उनसे करेगा, और नहीं तो फिर पत्नी पे अगर निकालेगा। वो अगर उससे उसकी तरफ से अगर चम्मच वापस सामने आ गया तो वो नहीं करेगा उधर से, है ना। चलो आगे का और लिखो। ये हो गया। और उसके बाद में लिखो, बालक द्वारा अपने छोटे भाई बहनों को पीटना। बालक द्वारा अपने छोटे भाई बहन को भाई बहनों को पीटना। फिर लिखो, बच्चों द्वारा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना, उनकी फूल पत्तियां टहनियां तोड़ना, फूल तोड़ना। बालक द्वारा पौधों को नुकसान पहुंचाना, बालक द्वारा पौधों को नुकसान पहुंचाना। फूल तोड़ना, ठीक है। एक और लिख लो, बालक द्वारा अपने तनाव को खेल के माध्यम से प्रकट करके अच्छा महसूस करना। ये लिख लिया क्या आपने ऊपर वाला? फिर वो मिटा देता हूँ, दोबारा यहाँ लिखवा देता हूँ। ऊपर कर दूँ उसको, लिख लिया? चलो, नहीं लिखा तो एक बार मैं बोल देता हूँ। विस्थापन यानी व्यक्ति अपना संवेग, क्रोध, तनाव, दबाव आदि की, ऐसे लिख सकते हो, आदि की, सीधा लिखो, दबाव की अभिव्यक्ति क्या करता है? अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्ति वस्तु क्रिया पर करता है। अभिव्यक्ति मतलब उस पर थोपता है। जो उससे कमजोर हो या फिर जिससे आक्रमण करने की उम्मीद ना हो वहीं पे करता है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि माता पिता अपना गुस्सा किस पे निकालते हैं? बच्चों पे निकालते हैं। बालक के द्वारा अपने छोटे भाई बहनों को पीटना, बालक के द्वारा अपने छोटे भाई बहनों को पीटना हो गया। और उसके बाद में बालक के द्वारा पौधों को नुकसान पहुंचाना, उनकी फूल पत्तियां तोड़ना। और एक चीज और, बालक के द्वारा अपना जो गुस्सा या फिर अपना तनाव दूर करने के लिए या फिर उसको हम कह सकते हैं बाहर निकालने के लिए खेल के माध्यम से उसको प्रकट करना और अच्छा महसूस करना। ठीक है, अब लिखवा दूं, चलो एक बार ये लिख लो, फटाफट से लिखो। फिर एक एग्जाम्पल इसका और लिखवा देता हूं, फिर पढ़ते हैं आगे। 10 नंबर, दिवा स्वप्न। ये बहुत शानदार है, दिवा स्वप्न। लिख लिया? वैसे ये वीडियो आपके लिए पब्लिक रहेगा, आप किसी भी टाइम देख सकते हो। अब एक और लिखवा दूं, बालक द्वारा अपना तनाव खेल के माध्यम से प्रकट करके, खेल के माध्यम से
प्रकट करके अच्छा महसूस करना। महसूस करना। ये एक लास्ट एग्जांपल और लिख लो, फिर लिखो दिवा स्वप्न। 10 नंबर लगा के लिखो दिवा स्वप्न। ठीक है, लिख दिया बे। फिर समझते हैं आगे वापस से दिवा स्वप्न क्या होता है। देखो इसके अंदर हम बात करते हैं कि वास्तविकता, स्वप्न ये है क्या, एक सपना है एक तरह का। स्वप्न जो आप समझते हैं, सीधा बात करो अपनी देसी भाषा में, कोई सपना है। अब दिवा स्वप्न का मतलब क्या होता है, दिन में देखना, ऐसा होता है। देखो वास्तविकता इसमें यह है कि जिन कार्यों या फिर जो कोई विचार है अपने मन में जो चल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, अगर वो चीज़ हासिल नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर संतुष्टि पाने के लिए, या फिर हम बात कर सकते हैं आप जो आपकी क्षणिक संतुष्टि है उसको दिवा स्वप्न के द्वारा करते हैं। यानी उस चीज़ का सपना देखते हैं। जैसे मानो कि नौकरी के बारे में आप सपना देख रहे हैं कि मैं एक टीचर बनूंगा, इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाऊंगा, इस प्रकार से आपके जो मन है उसके अंदर भावनाएं चलती रहती है, वही दिवा स्वप्न है। बस इसके अंदर कोई ज़्यादा मेन चीज़ क्या है कि जो मैं बोलता हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, लिखने की उतनी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 1-2 लाइन रहती है, ये आपको रिवीजन करनी पड़ेगी बार बार, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो आपकी तुरंत सेट हो जाती है, तो वो आप बात समझने की कोशिश करें। यानी वास्तविक रूप से समझो एक बार, दिवा स्वप्न क्या होता है, वास्तविक रूप से जिन कार्यों को या फिर जिन विचारों की पूर्ति अपन नहीं कर पाते हैं तो उनको एक क्षणिक संतुष्टि जो कि दिवा स्वप्न करता है, उनकी संतुष्टि कौन दिलाता है, दिवा स्वप्न दिलाता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं अपन, जैसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं है, जो पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी भी काफ़ी उम्र हो गई, शादी नहीं हुई है, तो वो शादी के सपने देखते रहते हैं, है ना, कि मेरी शादी होगी, ऐसे इस प्रकार से मेरे बच्चे होंगे, यहाँ पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, मतलब वो क्या करता है, उसकी संतुष्टि करता है। और नौकरी के बारे में भी, ये भी कोई वैसे अगर मेहनत करता है उसके लिए बिल्कुल आसान है, और मेहनत नहीं करता है उसके लिए बहुत कठिन है। और आजकल का कंपटीशन का दौर भी आपको पता है, लेकिन आप बहुत शानदार मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार बहुत शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल आपको 100% मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको सफलता मिलेगी। आप रेगुलर कंटिन्यू तैयारी रखें। अब आप चाहे 5 घंटे भी दे रहे हैं तो रेगुलर रखें, बस यही बात है। अगर 3 घंटे 4 घंटे भी दे रहे हैं तो रेगुलर दे, और थोड़ा सा समय उसमें लग सकता है कि आपका, अगर न करे भगवान की इस बार, तो आपका उसमें जरूर हो जाएगा। अगर आप रेगुलर रखते हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन 100% आपका हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें यानी जैसे नौकरी का सपना देखना, शादी का सपना देखना, घूमने का सपना देखना, ये सब क्या है, दिवा स्वप्न है। यानी एक संतुष्टि पूर्वक जो सपना देखते हैं, संतुष्ट, अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए जो सपना देखा जाता है उसे ही दिवा स्वप्न कहा जाता है। बस इसके अंदर इतनी बात है। इसकी डेफिनेशन लिखो, दिवा स्वप्न में लिखो, वास्तविकता में जिन कार्यों या विचारों की पूर्ति नहीं की जाती है, जिन कार्यों या विचारों की पूर्ति नहीं की जाती है तो उनकी क्या करते हैं, उनकी क्षणिक संतुष्टि दिवा स्वप्न करता है। संतुष्टि कौन दिलाता है, दिवा स्वप्न। लिखो, जिन
कार्यों, यानी आपका अगर कोई धंधा करने की उम्मीद थी कि मैं धंधा करूंगा, अगर वो आपसे नहीं हो रहा है तो वो कार्य के अंदर आ गया। तो उसके लिए आप सपना देखते रहते हैं कि मैं इस प्रकार से एक धंधा सेट करूंगा, उतने मेरे अंदर मेरे नीचे आदमी रहेंगे, वो ऐसे काम करेंगे, मेरे को बॉस कहेंगे। ये क्या है? एक दिवा स्वप्न है ना। जिन कार्यों या विचारों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनकी क्षणिक संतुष्टि, उनकी क्षणिक संतुष्टि कौन दिलाता है? संतुष्टि दिवा स्वप्न करता है। दिवा स्वप्न करता है। समझ में आ गया ना? देखो, दिवा स्वप्न जिन कार्यों या विचारों की पूर्ति अगर नहीं कर पाते हैं तो उनकी क्षणिक संतुष्टि दिवा स्वप्न करता है। अंडरलाइन कर लेना यहाँ पे, कौन करता है? दिवा स्वप्न, संतुष्टि। एग्जाम्पल इसके लिख सकता हूं, जैसे नौकरी के बारे में दिवा स्वप्न देखना, जैसे नौकरी के बारे में दिवा स्वप्न देखना, कॉमा लगा के लिखते रहो। शादी के बारे में, भ्रमण के बारे में, ठीक है? ये लिख लो फटाफट से। लिख लिया क्या? दिवा स्वप्न जिन कार्य विचारों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो उनकी क्षणिक संतुष्टि दिवा स्वप्न करता है। जैसे नौकरी के बारे में सोचना, शादी के बारे में सोचना, घूमने के बारे में सोचना, बिजनेस करने के बारे में सोचना, जो भी। आगे बढ़े। दो और लिखने आपके, एक तो शोधन उदात्तीकरण और दूसरा है जो कि आपका प्रतिक्रिया निर्माण, यानी जिसको विपरीत हम कह सकते हैं, विपरीत रचना। चलो लिखते हैं आगे। अब लिखो शोधन उदात्तीकरण, 11 नंबर लगा के। शोधन उदात्तीकरण। एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम्पल आ जाती है और फिर पूछते हैं कि ये किसका उदाहरण है। उदात्तीकरण, सब्लिमेशन है ना। और फिर इसमें, अब इसमें क्या होता है, सामाजिक स्तर पे बात की जाती है इसमें, यानी व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक रूप से जो स्वीकृत व्यवहार है उसी को ही अपनाता है। जो समाज में अच्छा, जो हम कह सकते हैं समाज में जो चलने वाली जो बात है वही वहां पे इसमें की जाती है। अस्वीकृत जो विचार है वो यहाँ पे नहीं किया जा सकते हैं। असामाजिक जो तत्व है वो यहाँ पे नहीं परफॉर्म किए जाते। यानी व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार को ही अपनाता है। इस युक्ति में अगर हम बात करें
तो व्यक्ति क्या करता है, जो असामाजिक कार्य है या असामाजिक जो विचार है, जो समाज से संबंधित नहीं है, जो समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो उनको क्या करता है, सामाजिक उन विचारों को समाज में ध्यान रखते हुए शोध या फिर सुधार करता है। अब वो कैसे करते हैं, जैसे मानो कि कोई शारीरिक रूप से कोई हष्ट पुष्ट बालक है, मानो कि उसकी बॉडी अच्छी है या फिर उसके विचार बहुत हाई लेवल पर जाते हैं, कि पहली बात तो कि जिस व्यक्ति की बॉडी अच्छी होगी वही एक गैंग में शामिल या फिर ऐसे जो उद्दंडता वाले कार्य जो समाज से हट करके, तो उनमें जाना चाहेगा। अगर मेरे जैसे कोई मुर्दा पतला आदमी, वो थोड़ी सोचेगा कि मैं एक आतंकवादी बनूंगा, नहीं। तो एक मानो कि शारीरिक रूप से बलशाली व्यक्ति है। अब ये आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपने समाज से जुड़ा होता है, समाज होता है, कोई भी व्यक्ति कहाँ भी हो उसका एक समाज होता है, समझ रहे हो। अब शारीरिक रूप से बलशाली व्यक्ति है, अब हमको पता है कि ये अपनी बॉडी या फिर अपने विचारों का प्रयोग कहीं ना कहीं जरूर करेगा। ये पता नहीं धीरे धीरे कोई छोटे बच्चों को पीटते पीटते ये बड़ा गैंगवार नहीं बन जाए। इसलिए क्या करना चाहिए, उस पर शोध या फिर सुधार कैसे कर सकते हैं हम, ये इस प्रकार से कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं खेलों की भूमिका निभाने को कहें, उनको किसी न किसी खेलों के अंदर डाले, उनकी दिलचस्पी बढ़ाए कि देखो इस प्रकार से ये खेल है, इसमें मतलब जो आपके कह सकते हैं इस प्रकार से समाज के रूप में नाम रोशन किया जा सकता है। उसकी भावना को चेंज करनी चाहिए, यानी खेलों का प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे वह क्या कर सकता है, अपराध प्रवृत्ति में न जाए, उसका ध्यान कुछ डाइवर्ट कर दे, ताकि इसको अपनी बॉडी याद ना आए और ये कुछ ऐसा दुर्व्यवहार वाला कार्य ना करे। समझ पा रहे हैं ना। जैसे तुलसीदास जी जो थे, उन्होंने अपना व्यवहार का सुधार किया था और क्या किया था, राम की भक्ति में उन्होंने मन लगा लिया था। तो ये लिखते हैं पहले, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 लाइन है, बाकी समझने की जरूरत है। इसमें लिखो, व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार को ही अपनाता है। इसमें व्यक्ति, या फिर सीधा लिख सकते हो व्यक्ति, इसमें व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार को ही अपनाता है। अपनाता है। इस युक्ति में व्यक्ति क्या करता है, इस युक्ति में व्यक्ति जो असामाजिक कार्य है उन पे क्या करता है, व्यक्ति असामाजिक कार्यों लिख दो, असामाजिक कार्यों अस्वीकृत को क्या करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, समाज के अंदर ध्यान में रखते हुए उन पे कार्य करता है। यानी अस्वीकृत जो विचार है, अस्वीकृत विचारों को समाज के अनुसार उसमें ध्यान रखते हुए कार्य करता है। समाज को कोई ऐसे विचार है जो समाज से संबंधित नहीं है, तो उसमें वह गौर करता है कि ये सामाजिक विचारों से संबंधित है या फिर नहीं है, ये हमारे समाज में हमारा अच्छा नाम करेगा या बुरा करेगा ना।
तो ये इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, रखते हुए शोधन या सुधार करता है, शोधन या सुधार करता है। एग्जाम्पल जैसे शारीरिक रूप से बलशाली व्यक्ति को किसी खेलों के बारे में प्रशिक्षण दें ताकि वह क्या कर सके, अपराध प्रवृत्ति में न जाए। लिख दें एग्जाम्पल, जैसे शारीरिक सही है क्या, शारीरिक रूप से, शारीरिक सही तो नहीं है शायद नाम, शारीरिक रूप से, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं देखता, मात्रा कोई नहीं देखता, बलशाली व्यक्ति को खेलों के बारे में प्रशिक्षण देना, को खेलों के बारे में प्रशिक्षण देना, ताकि क्या नहीं करेगा, ताकि वह अपराध प्रवृत्ति में न जाए, अपराध प्रवृत्ति में न जाए। अब आपको पता है निठल्ला बैठा या फिर ऐसे खाली बैठा हुआ शैतान का घर होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसलिए उसको इस प्रकार से खेलों के अंदर उसकी भावना बना देनी चाहिए कि वो जैसे ही खाली बैठे तो अपने खेल के बारे में ही सोचे। ठीक है, कि मैं इस बार राज्य स्तर पे मेरिट हूँ तो नेक्स्ट बार है किस पे आऊँगा, केंद्र लेवल पे ना। फटाफट से लिखो, एक एग्जाम्पल इसमें वो भी लिख देना। तुलसीदास जी ने अपने व्यवहार में सुधार करके राम भक्ति में मन लगा लिया था। ये लिख दिया ना ऊपर वाला, एक यही लिखवा देता हूं ऊपर करके। तुलसीदास जी ने अपने व्यवहार में सुधार करते हुए व्यवहार में शोधन या सुधार करते हुए शोधन मतलब उसके बारे में पहले सोचना, शोध करना ना, विचार करना, सुधार करते हुए राम भक्ति में मन लगा लिया, राम भक्ति में मन लगा लिया। ठीक है, लिखो। फिर एक और लिख देते हैं इसमें, अप्रत्यक्ष उपाय के अंदर प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत करना। लिख लिया, बढ़े आगे।
कितने 11 हो गए ना। अब लिखो 12 नंबर पे, प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना। प्रतिक्रिया निर्माण, इसको विपरीत रचना भी कहते हैं। कैसे कहते हैं वो भी हम बात करेंगे। विपरीत रचना जो अपनी भावना होती है उसके प्रतिकूल, अनुकूल तो उसके साथ चलना हो जाता है, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विपरीत, है ना। तो इसमें हम पढ़ते हैं, देखो क्या करता है व्यक्ति, यानी अपनी जो इच्छा होती है उसके विपरीत कार्य करना। यानी किसी व्यक्ति का विचार अंदर कुछ अलग है, बाहर कुछ अलग है, उसकी इच्छा अंदर कुछ अलग है, बाहर कुछ अलग होगी। अब वो कैसे होगी, इसको समझने की कोशिश करो। देखिए इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा या विचारों का निर्माण करता है। पहले एक बार आप समझे कि व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की इच्छा है, वो निर्माण होता है, और किस प्रकार का विचार है, लेकिन वे दूसरों के प्रति, दूसरे व्यक्ति यानी हम कह सकते हैं अन्य व्यक्तियों के प्रति जो वास्तविक उनके अंदर जो विचार है, जो इच्छा है, वो प्रकट नहीं करता है, बल्कि उससे विपरीत जो विचार प्रकट करता है। अब कैसे, अब ऐसे हम बात करते हैं कि जैसे आप घर के अंदर बैठे हैं, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया, आप न चाहते हुए भी उनके आप पैर छुएंगे, उनका सम्मान करेंगे। एक एग्जाम्पल लो कि आप घर पे अकेले बैठे हैं और बहुत शानदार तरीके से शांत माहौल में आप अपना फ़ोन चला रहे होते हैं, रील देख रहे होंगे, है ना। उस समय कोई चाचा ताऊ है ना वो आ जाए वहाँ पे, और कोई मानो कि कोई बुजुर्ग आ जाए आपके वहाँ पे, और फिर आपको फ़ोन रखना पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा तो वो फिर आपको कुछ सुनाएंगे। आपने फ़ोन रखा और वो काफ़ी देर तक आपके पास में बैठे रहे, आपने उनको पानी भी दिया, आप नहीं चाहते हुए भी उनको पानी देना पड़ा, हो सकता है उनका सम्मान, आप पैर भी छुए होंगे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर ये चल रहा है कि कब जाए, कब से मैं वापस से फ़ोन चलाऊं। अगर वो नहीं जाए तो आपके अंदर क्या चलता रहता है कि यार ये कब जाए ना। तो आपके अंदर मन के विचार क्या है, अलग है कुछ, लेकिन बाहर कैसा विचार प्रकट कर रहे हैं आप, बाहर सम्मानजनक विचार प्रकट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं ना बाहर। तो यानी बड़ों के प्रति सम्मान न होते हुए भी उनके प्रति सम्मान प्रकट करना, ये क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण है। क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण कह सकते हैं या विपरीत रचना कह सकते हैं। समझ रहे, चलो अब इसमें लिखते हैं, लिखो, व्यक्ति अपनी इच्छा विचारों का निर्माण करता है, और दूसरे शब्दों में ये बात है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने विचार, जो वास्तविक विचार है, वो उनके सामने विपरीत विचारों का प्रकट करता है। चलो लिखो इसमें, लिखो। अच्छा मैं लिखूंगे इसमें, व्यक्ति अपनी इच्छा विचार, अपनी इच्छा के विपरीत विचारों का प्रकट करता है, अपने इच्छा के विपरीत विचारों का प्रकट करता है, का निर्माण करता है, सॉरी, का निर्माण करता है। इच्छा कुछ अलग है और बाहर प्रकट कुछ अलग कर रहा है, विचारों का निर्माण करता है। अब शब्दों में इसकी बात समझते हैं
लिखो दूसरे शब्दों में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ या अन्य व्यक्ति के साथ अपना वास्तविक विचार, अपना जो वास्तविक विचार जो है उसको प्रकट नहीं करता है, उनको क्या करते हैं, उनके विपरीत विचारों को प्रकट करता है। यानी अन्य व्यक्तियों के साथ अपना वास्तविक विचार जो होते हैं उनके विपरीत विचारों को प्रकट करता है, उनके विपरीत विचार प्रकट करता है। जैसे लिखो बुजुर्ग, यानी बुजुर्ग लिखो, या फिर बड़ों के प्रति सम्मान न होते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करना। जैसे बड़ों के प्रति सम्मान न होते हुए भी उनके प्रति सम्मान प्रकट करना। समझ में आ गया ना? इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत विचारों का निर्माण करता है, जो मन में जो चल रहा है उससे विपरीत विचारों का प्रकट करता है। और एग्जाम्पल आप समझते हैं कि बड़ों के प्रति सम्मान न होते हुए भी उनके प्रति सम्मान प्रकट करना। ठीक है, लिखो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आज पूर्ण कर देंगे। इसको कल फिर नया टॉपिक लेकर के आएंगे। कौन सा पढ़ाएं कल? आप कमेंट में बता देना, नहीं तो फिर मैं, अगर आप कहोगे वो पढ़ा दूंगा, या फिर व्यक्तित्व लेके आ जाता हूँ कल, है ना, पर्सनैलिटी। आप कहोगे वो करूँगा। ठीक है, करो फटाफट से। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? व्यक्ति के साथ अपना वास्तविक है, अपना लिख दिया ना मैंने। वैसे आपको मैंने साथ साथ बोला भी है, और आपको लाइन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाता है ना वैसे कि यहाँ पे क्या है। लिख लिया होगा? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, नई हेडिंग डालो आप, क्षतिपूर्ति उपाय। ये क्या होता है? क्षति का मतलब क्या होता है? हानि। उसका उपाय कैसे करेंगे? यानी आपके जीवन में कोई भी हानि हुई है उसकी आपूर्ति कैसे कर सकते हैं। अब चाहे वह आपके जीवन में
एक असफलता से लेकर हो, कैसी भी हो, उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, बताओ। अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप समझे थोड़ा। पेन को रख सकते हैं, यानी कोई क्षेत्र विशेष मानो, किसी क्षेत्र विशेष की बात करते हैं हम। अगर व्यक्ति क्या करता है, कोई कमी महसूस करता है, कमी महसूस करता है या वह असफल हो जाता है, असफलता महसूस करता है, किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति कमी महसूस करता है, उसको कुछ कमी लगती है या फिर असफलता उसको लगती है, तो क्या करेगा व्यक्ति, क्या करेगा व्यक्ति? उस कमी को दूर करने के लिए क्या करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेगा, किस उपाय से करेगा, क्या उपाय उसके अंदर लगाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करेगा, उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र में मेहनत करके उस असफलता को, उस असफलता से हटाएगा। देखो इसमें दो बात आती है, यानी व्यक्ति असफल हुआ और कोई कमी महसूस की, तो इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए क्या करेगा? जिस क्षेत्र में वो था, जिस क्षेत्र में वह असफल हुआ था, उसमें सफलता पाने के लिए वो और अधिक मेहनत करेगा। अब आपको पता है कि आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको पता है किसी पे बोझा नहीं डालना है। हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आप किसी अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से फोकस करें कि हमको किस प्रकार से, हमारे अंदर ही कमी रही है, किसी न किसी प्रकार से हमारे अंदर ही कमी रही है। अगर पूरा पेपर लीक हो जाता है तो हम वो आप कह सकते हैं, लेकिन आपका हो जाता है, नेक्स्ट बार में बिल्कुल हो जाएगा। आप अपनी ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे। यानी व्यक्ति कमी महसूस, यानी कोई असफलता जिस क्षेत्र में हुई, तो उसी क्षेत्र में क्या करेगा, वह सफलता के लिए और अधिक मेहनत करेगा। क्या करेगा? अधिक मेहनत करेगा। या फिर इसी फील्ड से संबंधित, इसी फील्ड से संबंधित क्या करेगा, इसी क्षेत्र में अधिक मेहनत कर सकते हैं, या फिर विशेष क्या कर सकता है, इसमें इसी के जैसा, इसी क्षेत्र में इसी के जैसा कोई और टारगेट भी चुन करके इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप अगर यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मानो कि आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए और आपका हुआ नहीं, तो उसके समकक्ष, उसके सम्मानजनक एक, उसके सम्मान कि जिसमें सिलेबस थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी सेम हो, तो उसको आप से को भी साथ में रखिए, जैसे आपका आरएस है, पीसीएस, ठीक है, आईएएस का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप देते रहें, आरएस बन जाए तो भी देते रहें। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपने 2 अटेम्प्ट दे दिया, 3 दे दिया, आपका इसमें हुआ नहीं है, तो इसके समकक्ष कोई दूसरा एक थोड़ा छोटा लक्ष्य रखे और उसको एक बार हासिल कर दो। समझ रहे हो? अगर आप यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दे दिए और आप इंटरव्यू में जाके रुक रहे हैं या मेंस दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपका आरएस में हो जाएगा। तो एक बार क्या है कि जब आपका आरएस में हो जाएगा, तो मैं गारंटी देता हूं आपका आईएएस में भी हो जाएगा। ये एक रास्ता है, ये जब खुल जाता है ना, एक बार बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरा जब हुआ नहीं था तो मेरा हुआ ही नहीं था, हुआ नहीं था, तो मतलब बहुत सालों तक मैंने मेहनत की, लेकिन फिर उसके बाद में मेरी 3-3 नौकरियां साथ में लगी है। वो क्या है, एक रास्ता खुल जाता है और बच्चे को ये पता चल जाता है कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए, या फिर इस कंपटीशन के लेवल का क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस कंपटीशन के लेवल का वो बच्चा बन चुका है, उसको सारी चीज़ समझ में आ गई। और ये समझ में आते आते टाइम गुजर जाता है। समझ रहे हो ना? तो वो क्या करता है, इसके सम्मानजनक उसी क्षेत्र में कार्य करके वो सफलता प्राप्त कर सकता है। किससे कर सकता है? अधिक मेहनत करके। समझ रहे हो ना? और ये भी, इसके भी 2 प्रकार है। एक बार फिर से समझो, किसी क्षेत्र में, किसी
क्षेत्र विशेष में व्यक्ति को हम कह सकते हैं कमी है या असफलता प्राप्त होती है, तो वह उसी क्षेत्र में यानी उस कमी को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, उसी क्षेत्र में मेहनत करेगा या अन्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करेगा और इसकी पूर्ति करेगा। जैसे मैंने बताया था कि एक सिंपल सा उदाहरण, आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, किसके लिए कर रहे हैं भाई? 99% मानो सब सैलरी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही कर रहे हैं, बाकी तो थोड़े बहुत तो शादी के लिए भी कर रहे हैं। बोला सर अगर नौकरी नहीं लगेंगे तो शादी नहीं होगी हमारी, तो कुछ तो उसके लिए भी कर रहे हैं, पैसे उनके पास बहुत है ना, कई सारे ऐसे। लेकिन आप एक अच्छा स्कोर मानो, जो बच्चे इसमें इस परसेंटेज में आते हैं कि वो सब पैसों के लिए ही मानो, और एक स्वाभिमान भी होता है कि सरकारी वाले का एक स्वाभिमान अलग ही होता है ना, वो आपको पता है। तो इसके अंदर जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से, आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं मानो, अब उसमें ठीक है 2 से 3 पेपर इसके दे दिए, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपके पड़ोसी क्या कहेंगे कि आपको पता है पड़ोसी किस प्रकार से आपको बोलते होंगे, तो आपको क्या करना है, इसी क्षेत्र में या तो अधिक मेहनत करके इसी को प्राप्त करना है। आपके अंदर किसी ने कहीं ना कहीं मेहनत में कमी आई होगी, इसीलिए आपसे नहीं हो पा रहा है, तो इसी क्षेत्र में आप अधिक मेहनत करके कर सकते हैं इसकी पूर्ति, या फिर आप कर सकते हैं इसी के समकक्ष कोई टारगेट दूसरा, एक बार कोई राजस्थान कांस्टेबल का पेपर देखें उसमें आपका हो जाएगा, कोई और देखें उसमें आपका हो जाएगा। यानी अगर तीन बार में आपका नहीं हुआ है, 2-3 बार में, तो आप थोड़ा टारगेट चेंज करके देखें, है ना। ऐसे नहीं कि एक बार इसका दिया, एक बार इसका दिया, एक बार इसका दिया, तो वो तो बिल्कुल अलग बात है। आपको इसमें स्कोर अच्छा लगता है तो आप इसमें ही रखें, क्योंकि वैसे मैंने कई बार आपको बताया है, तो लगातार वो अगर अन्य पेपर भी दे रहा है तो उनकी तैयारी मत करो। अन्य पेपर दे रहा है, उसका सिलेबस अलग है, तो उनका सिलेबस पढ़ो मत आप अलग से। आप जिस टारगेट को लेकर के चले हैं उसी को ही आप बेहतरीन करते रहे, आपको 100% सफलता मिलेगी। जैसे आप व्याख्याता कर रहे हैं तो रीड सेकंड ग्रेड का पेपर दे सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनकी अलग से तैयारी मत करो। आप तैयारी उसी पे, अगर उनका सिलेबस भी पढ़ोगे वो 1-2 घंटा वो इसी में ही दो, आपका इसमें हो जाएगा। नहीं तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर अपने यही रहता है कि कांस्टेबल का आया, कांस्टेबल का फॉर्म भरा, कि किताब भी लाए लेकिन पढ़ी नहीं, मानो पढ़ भी लिया आदि, फिर आया पटवारी का आया, उसका भी भर दिया, फिर उसके बाद में ये अपना अभी चल रहा है पशु परिचर का, इसका भी भर दिया, एसएससी जीडी का आया, एमटीएस का आया, जो भी आया उन सभी को भर देते हैं। ये गलत बात है। आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो एक का ही आप फोकस रखें, या फिर उसके समकक्ष जिसमें सिलेबस सेम हो उसकी तैयारी नहीं, बल्कि उसका फॉर्म भरे और थोड़ा थोड़ा उसमें ध्यान देते हुए उसमें आपको पेपर देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब अपन लिखते हैं इसके बारे में। क्षतिपूर्ति आपको वैसे शब्द से समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से जहाँ पे हमारे जीवन में कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जो हानि होती है उसकी पूर्ति करने के लिए किस प्रकार के उपाय हमें अपनाने चाहिए। यानी जो आपकी पटवारी की नौकरी नहीं लगी तो अगर आपकी पुलिस की लग जाएगी तो आपकी आर्थिक भी ठीक हो जाएगी, और पड़ोसी को लग जाएगा कि भाई नौकरी तो लग गया भाई, तो वो पूर्ति हुई या नहीं हुई, हो गई ना, ये बात है। अब इसमें लिखो, किसी क्षेत्र विशेष में यदि कोई कमी या असफलता होती है तो उस कमी को दूर करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, विशेष मेहनत करनी चाहिए। लिखो, किसी व्यक्ति, इसकी डेफिनेशन है ये, किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति को
व्यक्ति को कमी या असफलता प्राप्त होती है, असफलता प्राप्त होती है, तो वह व्यक्ति या प्राणी लिखो कमी को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए इसको लिख सकते हैं समझ समझ के। वह व्यक्ति या प्राणी उस कमी को दूर करने के लिए उसी क्षेत्र में तो क्या करेगा, उसी क्षेत्र में विशेष मेहनत करेगा, उसी क्षेत्र में विशेष मेहनत करेगा, या किसी, वो जो मैंने बता दिया आपको एग्जांपल, किसी अन्य क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करके। अब अन्य क्षेत्र में पता आपको कि जैसे जो सिलेबस आप पढ़ रहे 3 बार पेपर दिया तो वो थोड़ा आप उसमें विशेष हल्की मेहनत करनी और पड़ेगी, और अन्य क्षेत्र है तो उसमें पूरा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अन्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करके, क्षेत्र में मेहनत करके कमी की पूर्ति की जा सकती है, कमी की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है ना, लिखो। या प्राप्त कर सकते हैं, की जा सकती है, कुछ भी लिख दो। फिर हम बात करते हैं, इसके भी 2 प्रकार है। एक तो प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति है, एक है अप्रत्यक्ष। अब उस क्षति की पूर्ति एक तो प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट, जहां पे कमी थी, जिस जो कमी का जो कारण था उसी का निवारण कर देते हैं। एक अप्रत्यक्ष ऐसे होते हैं, धीरे धीरे उसका थोड़ा घूम के वहां आना, है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लिखो। आवाज आ रही है ना आप सब तक अच्छे से? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आवाज आ रही होगी। हेलो हेलो, ओके, आ रही है। नहीं तो फिर मैं बैटरी चेंज करूँगा। चलो मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ ना। अभी आ रही है आवाज? ओके, शुरू करते हैं। लिख लिया होगा यहाँ तक? फिर लिखो, इसके 2 प्रकार है। किसके? क्षतिपूर्ति उपाय के 2 प्रकार है। आगे बढ़ते हैं ना। एक बार बोलूंगा वापस इसको। किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति को कमी या असफलता प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति उस कमी को पूर्ति करने के लिए क्या करेगा? उस क्षेत्र में विशेष मेहनत करेगा, या अन्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करके उस कमी की पूर्ति करता है, या फिर उस कमी की पूर्ति प्राप्त कर सकता है। मेहनत करके उस कमी की पूर्ति कर सकते हैं या सफलता प्राप्त कर सकता है, ऐसे है ना। ऐसे लिख दो,
कमी की पूर्ति करके सफलता प्राप्त कर सकता है। उस कमी की, अब आपको पता है कि जो कमी थी उसकी पूर्ति हो गई तो सफलता ही हुई। फिर लिखो तो लिख सकते हो आप, उस कमी की पूर्ति करके सफलता प्राप्त कर सकता है। उस कमी की पूर्ति करके सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले काटना नहीं, प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो भी सही था। नहीं लिखा है तो लिख दो, अगर लिख दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, काटना नहीं है, ठीक है। चलो अब लिखो, इसके दो प्रकार है। इसके किसके? क्षतिपूर्ति उपाय के। इसके दो प्रकार है। कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा प्रत्यक्ष, एक तो प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति और एक हो जाएगी आपके अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। ठीक है, ये दो इनके हो जाएंगे प्रकार। अब दोनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहला लिखना आपको प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष इसमें यह होगा कि जिस क्षेत्र में, जिस विषय में जहां पे कमी थी उसी क्षेत्र में अधिक मेहनत करके उस कमी को पूरा करना, ये था प्रत्यक्ष। जैसे मैंने अभी कहा था कि आपका जो लक्ष्य था उसी की, जैसे मानो कि आपका कोई टारगेट था और उसको आप उसमें असफलता प्राप्त कर रहे थे, उसी के अंदर अधिक मेहनत करके अगर आपने उसी में ही सिलेक्शन लिया है तो आप क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। कैसा हो जाएगा? प्रत्यक्ष निवारण हो जाएगा। अगर आपने चूज किया था पटवारी या आईएएस, उसमें नहीं हुआ और आपने फिर उसको चेंज करके किया आरएस में, तो क्या हो जाएगा? सफलता प्राप्त तो आपने की, लेकिन ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज है ना उसी क्षेत्र में, या प्रत्यक्ष है उसी क्षेत्र में ना। चलो अब समझो आप, देखो जिस क्षेत्र है या फिर जिस विषय में, यानी कोई मानो बालक जो है वो गणित विषय में कमजोर है, तो क्या करेगा? उसमें एक चीज़ तो ये है कि वो अधिक मेहनत करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों से सहारा ले सकता है कि जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष उपाय हो जाएगा, प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति हो जाएगी, अधिक मेहनत करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ये है आपके प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। फिर बताओ, यानी जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में, यानी उसमें अगर आपको कोई कमी महसूस हो रही है, कोई कमी है, तो उसी फील्ड में अधिक मेहनत करके उस कमी को पूर्ति करना आपका प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय कहलाता है। जैसे कि कोई बालक है गणित विषय में, मानो जो टफ सब्जेक्ट है, अंग्रेजी में मान सकते हो, उसमें अगर वो क्या बोलते हैं, उसको हम कह सकते हैं कमजोर है, तो उसी विषय में अधिक मेहनत करके क्या करेगा? क्या करेगा? उस कमी की पूर्ति करना। ठीक है, क्या एक बात बताओ आप मुझे, 10वीं की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसका हिंदी विषय भी ठीक है और इंग्लिश भी ठीक है और केवल मैथ कमज़ोर है। ठीक है, मानो इसके एक नॉर्मल आइडिया ले रहा हूँ मैं,
इसमें इसके जो 80 का पेपर होता है 100 का माने एक बार, 100 में से इसमें ये सोच सकता है कि मेरे को 60 आ जाएगा, इसमें भी मानो 60 आ जाएगा। अब इसमें ये कमज़ोर है, ये बोल रहा है मुझे 30 ही आएगा, नहीं सॉरी, इसमें बोलो ये सोच रहा है कि मुझे 40 आएगा इसमें नंबर, है ना, ठीक है। अब इस व्यक्ति को कमी किसमें, कमी किसमें, एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में मैंने बात की एकदम नॉर्मल में, कि इसको लगता है कि इससे मेरे को ठीक है, मैं जो पास किया ऊपर ही हो जाएगा, और इसमें मेरे को 40 तो कमी है इसमें ना, इन दोनों से कंपेयर किए तो इसमें कमी है। अब ये व्यक्ति इसी में ही क्या करते हैं, और अधिक मेहनत करके इसमें भी इनके समकक्ष तो अंक लाए, या फिर ये सोच सकते हैं कि मुझे परसेंट तो उतने ही लाने हैं, परसेंट यानी तीनों के 60 कितने हो जाएंगे, 180। अब इसको 180 नंबर बनाने, मतलब एक दायरा मान सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसमें मेहनत नहीं करके ये सोचता है कि मुझे हिंदी सब्जेक्ट ठीक लगता है, क्यों नहीं मैं इसकी पूर्ति यहाँ कर दूँ। इसमें ये 60 की जगह अगर 80 कर दे, 60 प्लस 20 तो ये कितने हो जाएंगे, 80। अब 80 60 40 कितने हो जाएंगे, हो तो 80 180 जाएंगे, लेकिन ये पूर्ति कैसी होगी, प्रत्यक्ष होगी या अप्रत्यक्ष होगी। जिस क्षेत्र में कमी थी वहां पे इसने कमी को पूर्ति नहीं किया, बल्कि दूसरे क्षेत्र में करके सफलता तो प्राप्त कर ली, इसने नहीं की दूसरे क्षेत्र में, यानी 180 से मानो इसको नौकरी मिलने वाली है और 180 बनाने हैं। अब इस बच्चे को पता है कि मैं मैथ में नहीं कर पाऊंगा, मेरे इतने ही बन पाएंगे, मैथ में मैं इतना ही स्कोर कर पाऊंगा। इसमें अगर अधिक मेहनत करेगा बंदा, अगर 40 की जगह 60 कर देगा, तो ये व्यक्ति इसकी जो इसका उपाय है, इसकी जो लाइन है वो प्रत्यक्ष रहेगी, प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, यानी जहाँ पे कमी थी उसी को पकड़ के उसका निवारण करना, या फिर अन्य क्षेत्र में यहाँ पे आकर के उसने सफलता प्राप्त कर ली, ये अप्रत्यक्ष हो जाएगी। समझ में आ गया ना। अब अपन लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, लिखो, जिस क्षेत्र या विषय में कमी हो उसी क्षेत्र में अधिक मेहनत करके उस कमी को पूरा करना। जिस क्षेत्र या विषय में कमी हो उसी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में कमी है उसी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र या विषय में, उसी क्षेत्र या उसी विषय में उसी क्षेत्र में या उसी विषय में अधिक मेहनत करके, अधिक मेहनत करके उस कमी को पूर्ति करना, उस कमी को पूर्ति करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष। जैसे एक बालक, कोई भी विषय ले लो, जैसे जो टफ सब्जेक्ट है वही लो, जैसे एक बालक गणित विषय में कमजोर है, गणित विषय में कमजोर है, तो वह उसी विषय में और अधिक मेहनत करेगा, उसी विषय में और अधिक मेहनत करेगा, या फिर हम कह सकते हैं किसी दूसरे की जो सहायता भी ले सकता है। एक व्यक्ति गणित विषय में कमजोर है तो वह उसी विषय में और अधिक मेहनत करके, विषय में और अधिक
मेहनत करके उसे जो क्या थी कमी की पूर्ति करके सफलता प्राप्त कर सकता है, करके उस कमी की पूर्ति कर सकता है, या वही लिख लो, उस कमी की पूर्ति करके सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। एक बालक गणित विषय में कमजोर है तो वो उसी विषय में और अधिक मेहनत करके उसकी पूर्ति कर सकता है। किसकी? कमी की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति कर सकता है। इसमें ये भी लिख सकते हो आप कि वह खुद आपके मेहनत कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वह अपने दोस्त से भी पूछ सकते हैं। लिख सकते हो किसी अन्य से सहायता भी ले सकता है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है वैसे, तो वो प्रत्यक्ष ही मानेगा, सहायता लेगा, लेकिन जहाँ कमी थी उसी में तो कर रहा है, सब्जेक्ट तो चेंज किया नहीं उसने। ये लिख दिया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। फिर 2 नंबर आपको पढ़ना है अप्रत्यक्ष, ये क्षतिपूर्ति। इसमें मैंने एग्जाम्पल तो आपको कई सारे बता दिए, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो प्रमाणित जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको लिखवाए हैं सारे यहाँ पे। बढ़े आगे। चलो अब लिखो अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। कैसे होगा? इसमें यह होगा कि कोई व्यक्ति या फिर प्राणी जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है उसमें नहीं कर पा रहा है, यानी किसी क्षेत्र में कमी को पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या करता है वह किसी अन्य जो हम कह सकते हैं क्षेत्र में विशेष प्रयास करके सफलता प्राप्त करता है, उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। जैसे कि मानो कि कोई एक दिव्यांग बालक है, ठीक है, ये क्लास है पूरी बड़ी, इसमें मानो 20 बच्चे हैं, बाकी सब शारीरिक रूप से सही है। ये एक दिव्यांग बालक अपने आप को क्या समझता है, बाकी कोई इसको नहीं समझता कि ये दिव्यांग है, सब इसमें समकक्ष से हम कह सकते हैं इसको बर्ताव करते हैं इसके साथ, लेकिन इसके मन में कभी लगता है कि मैं शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हूँ, कैसे भी मान सकते हो आप। ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अब चलो भावना का क्या पता लगा सकते हैं सभी के, अब ये इससे घृणा करते होंगे नहीं करते होंगे, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इन सभी में इस क्लास में फर्स्ट रैंक ला करके, इस क्लास में टॉप करके ये सभी के बराबर अपनी भावना सभी को दिखा सकते हैं। यानी एक दिव्यांग बालक के कक्षा में प्रथम आकर के क्या कर सकते हैं, जो उसकी विकलांगता की जो श्रेणी थी उसकी क्षतिपूर्ति कर दी उसने। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर, कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो बोलेगा कि फर्स्ट रैंकर कौन है, तो बोला ये। अब बताओ इसकी इज्जत अलग से हुई या नहीं हुई, इसने क्षतिपूर्ति कर दी उसकी। अब पूरी
स्कूल में कितनी, मान लो 400-500 स्टूडेंट है, ये फर्स्ट रैंक है, ये आगे जाएगा, बाकी सब दिखने बंद हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो उसने, अब भगवान क्यों करे कि इसके अंदर कोई शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है तो उसकी ये पूर्ति नहीं कर पाता, लेकिन इसने मेहनत करके एक ये हासिल कर ली अचीव, जिससे उसकी पूर्ति हो गई ना। तो ये इसके अंदर एक अप्रत्यक्ष, यानी अब जैसे इसके पैर में प्रॉब्लम है तो ये पैर की प्रॉब्लम तो सही कर नहीं सकता, अगर वो उसके कर लेता तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसने दूसरे फील्ड में इसने मेहनत करके एक नौकरी हासिल कर ली। एक दोनों पैर से, जो आपको पता है, एक विकलांग कलेक्टर है, क्या वो अन्य कलेक्टर जो दोनों पैर से चलते हैं उनके समकक्ष है वो, उसके अंदर इतनी पावर है, उसने हासिल की नहीं की। सभी जो सिक्योरिटी, जो चीज़ औरों को मिलती है वो सारी उनको मिलती है, सारे सलाम करते हैं उनके। तो ये इसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से। या फिर मानो कि एक छोटे कद की लड़की है, वो ऊंची एडी की सैंडल पहन के अपनी क्षति पूर्ति कर लेना। जैसे उनकी दो दोस्त है, वो यहाँ तक लंबी है और ये थोड़ी नीची लग रही है, तो इसने ऊंची एडी की सैंडल पहनी और बराबर फोटो खींचेंगी तो ऊपर से बराबर आएगी ना। तो ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्जाम्पल है कि एक छोटे कद की लड़की ऊंची एडी की सैंडल पहन करके अपनी क्षतिपूर्ति करना, कमी की क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, अब इसमें लिखो, यदि कोई व्यक्ति या प्राणी किसी क्षेत्र में कमी पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसी से अन्य किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके, लिखो, यदि कोई व्यक्ति या प्राणी किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है या नहीं कर पा रहा है, तो वह अन्य क्षेत्र में, अब उस क्षेत्र में नहीं कर रहा है तो उसको ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, तो वह अन्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करके, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, अधिक मेहनत करके सफलता प्राप्त करके सफलता प्राप्त करके कमी पूर्ति कर सकता है, कमी की पूर्ति कर सकता है। ठीक, अब लिखो एग्जाम्पल, जैसे ऊंची एडी की सैंडल हो गई है ना, एक दिव्यांग बालक के कक्षा में प्रथम आकर क्षतिपूर्ति करना या फिर उस कमी की पूर्ति करना। एक बालक कक्षा में प्रथम आकर अपनी क्या है, क्षतिपूर्ति करना। एक बालक आकर अपनी क्षतिपूर्ति करना, अपनी किसकी, मतलब उसकी जो विकलांगता है उसकी, अपनी क्षतिपूर्ति करना। अगर उसके पास, जैसे वो कलेक्टर है, उनके पद को देखते हैं, उनकी ना की उनका क्या, चलो दूसरा लिखो वैसे।
एक छोटे कद की लड़की, एक छोटे कद, कद का मतलब हाइट, कद की लड़की ऊंची एड़ी की, ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के पहनकर क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, समझ रहे हो? वैसे मैंने पहले आपको बोल करके बता दिया कि एक दिव्यांग कक्षा में, एक दिव्यांग बालक लिख दो यहाँ पे, दिव्यांग बालक। एक दिव्यांग बालक अपनी कक्षा में अपनी कक्षा में, दोबारा लिखूंगी ये, रुको रुको रुको, सॉरी, जैसे एक दिव्यांग बालक अपनी कक्षा में, अब ये एक और कट किया नाम, प्रथम आकर अपनी कक्षा में प्रथम आकर गड़बड़ हो जाता है ना कभी कभी। बोल तो मैं सही रहा था, लेकिन कई बार लिखने में दिक्कत हो जाती है। चलो, वैसे कोई खास नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने जो आपको सही से बता दिया था, तो आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बताया था, बोला था, वही लिखा था, वही बोल के लिखा था, है ना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने जो क्रोध को आक्रामक तरीके से व्यक्त करते हैं। इसमें क्या करता है, बालक ने किस प्रकार से आक्रामक तरीका अपनाया था, और इसी ने भी आक्रामक तरीका, इसमें लिखो, आगे लिख दिया यहाँ तक। इसमें व्यक्ति अपने क्रोध को आक्रामक तरीके से व्यक्त करते हैं। इनके भी दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय है, एक दूसरा है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। चलो लिखो उसी के अंदर, इसमें अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति के अंदर, इसमें व्यक्ति अपने क्रोध को आक्रामक तरीके से क्या करते हैं, इसमें उपाय करते हैं, आक्रामक तरीका इसमें अपनाते हैं, है ना। फिर इसके भी दो प्रकार हैं। इसमें व्यक्ति अपने आक्रामक तरीके को व्यक्त करते हैं, इसके भी दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। एक तो हो जाएगा प्रत्यक्ष, आक्रामक उपाय, और दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष
आक्रामक उपाय। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं। क्या हो जाएगा, एक तो प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो होता है जिसके अंदर क्या है कि जो तनाव का कारण है, आवाज आ रही है ना? हाँ, जो तनाव का कारण है सीधा उसी पे आक्रमण करना और उसकी क्षतिपूर्ति करना। और जो अप्रत्यक्ष वो है कि जिसमें यानी ये एक तरह का जो प्रतिस्थापन हमने जो पढ़ा था, विस्थापन, कौन सा था विस्थापन? 9 नंबर पे था ना शायद, 9 नंबर पे, जो मेरे को नंबर भी याद आ रहा है, पढ़ा था। वही प्रतिक्रिया इसमें, ये विस्थापन का भी का ही रूप है। इसमें क्या करता है, दूसरे जो उद्दीपक है उससे क्या करते हैं, उससे कमजोर हो उस पर आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जो उससे कमजोर हो उस पर आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और इसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। समझ रहे? चलो अब इस दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं हम, फिर किस प्रकार की और भी हम यहाँ पे बात करते हैं। समायोजन में शिक्षक की क्या भूमिका है वो भी हम पढ़ते हैं। ये लिख दिया ना? अब इसमें यहाँ लिखो आप 1 नंबर लगा के, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। इसमें डैश करके क्या लिखेंगे, लिखो, इसमें जो तनाव का कारण है, जो तनाव का कारण है, क्या करते हैं, सीधा उसी पे आक्रमण किया जाता है, सीधा उसी पर आक्रमण करके क्षतिपूर्ति करना। दूसरा लिखो, अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। इसमें लिखो डैश करके, ये विस्थापन या प्रतिस्थापन लिख दो, ये प्रतिस्थापन दोनों लिख दो, या विस्थापन का ही एक रूप है, का ही एक रूप है, जिनसे या फिर जो उनसे उससे कमजोर हो, जो उससे कमजोर हो या आक्रमण की कोई उम्मीद ना हो, वहाँ पे क्या करते हुए व्यवहार करते हैं। किसी दूसरे उद्दीपक जो होते हैं, इसमें क्या कहा जाता है कि कोई दूसरे जो उद्दीपक व्यक्ति, वस्तु, क्रिया जो भी, उस पे वह अपना भड़ास निकालेगा जिससे कोई आक्रमण की उम्मीद ना हो। ठीक है, सीधा लिख दिया आपने कि उद्दीपक लिखो या फिर वस्तु व्यवहार। क्या ये शाम पे, चलो लिखवा देता हूँ, का ही रूप है जिसमें किसी अन्य उद्दीपक जो उससे कमजोर हो, जो उससे कमजोर हो, उस पे आक्रामक प्रदर्शित करता है, आक्रामक व्यवहार हो, उस पर आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है।
जो मैंने बताया था कि जहाँ से उम्मीद नहीं हो, जैसे बाहर का गुस्सा घर पे निकालना, पत्नी पे निकालना, बच्चों पे निकालना, समझ रही हो ना। अब एक तो वो होता है जैसे बॉस ने कुछ बोल दिया तो बॉस को ही पीट के आ गए, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक बॉस ने कुछ कहा, उनको कुछ नहीं, वापस कुछ नहीं बोला, और घर पे आके बच्चों को पीटा, लेकिन उस गुस्से को कैसे न कैसे तो बाहर निकालेंगे। जैसे एक बात है ना कि जो आकाशीय बिजली है, वो बिजली कहीं गिरती है तो वो ज़मीन में जाती है, तो वो ज़मीन में कहीं से कहीं, लेकिन एक व्यक्ति को जब करंट लगता है तो वो अंदर चल जाता है, लेकिन वो कहाँ ना कहाँ से निकलेगा जरूर। किसी के पीछे से निकलता है, किसी के पैर से, और वो जहाँ से निकलेगा, जहाँ अगर व्यक्ति ऊपर है कहीं ज़मीन से, भू से ऊपर है, पृथ्वी से, तो वो हम कह सकते हैं उसके अंदर रहेगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति, उसको कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। जैसे व्यक्ति का अगर हाथ टच हुआ ज़मीन पे तो वो हाथ से निकल जाएगा, अगर पैर टच हुआ तो पैर से निकल जाएगा, अगर व्यक्ति लेट गया तो यहाँ से निकल जाएगा। मैंने ये देखा है कई बार। एक बार एक मेरे मामा जी के लड़के थे, वो जीएसएस में कर्मचारी थे ना, तो वो पोल पे चढ़े हुए थे, तो उनको हुआ क्या था, ऊपर से करंट लगा, तो वहाँ से नीचे गिर गए, और जैसे ही वो गिरे ना, ऐसे लेट गए थे सीधे, तो उनके पीछे से निकल गया था, कमर से बहुत बड़ा ऐसे छेद हो गया था, बहुत बड़ा। क्योंकि वो जैसे अपन ने एक अंगुली अगर टच किए ना तो अंगुली से निकल जाएगा, लेकिन पूरा शरीर उनका, मतलब वो लेट गए थे तो पूरा जल गया था पीछे से, वो एक्सपायर हो गए थे उसी टाइम, है ना। चलो लिख दिया यहाँ तक आपने। अब एक हेडिंग और लगाओ बस, थोड़ा सा और पढ़ना है। समायोजन करने के अंदर, समायोजन का मतलब बच्चों के अंदर किस प्रकार से बच्चों को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उसमें एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये भी आपके समायोजन इसी के अंदर है, और ये पढ़ने के बाद में हमारा टॉपिक हो जाएगा संपूर्ण, ठीक है। ये लिख दिया आपने। अब लिखो समायोजन में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से रहती है भाई। समायोजन में शिक्षक की भूमिका, देखो बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। अब बालक किसी भी प्रकार से, अगर मानो उसकी क्या आवश्यकता है, किस कारण से वह पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए। ये शक्ति किसके अंदर होनी चाहिए, शिक्षक के अंदर। उसकी आवश्यकताओं को समझना, उसका ज्ञान करना और उसकी क्षतिपूर्ति कराना, तो बच्चे के अंदर हो जाता है समायोजन। बच्चा, मैंने आपको बताया था कई बार और बता देता हूँ कि कोई बच्चा अगर होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आ रहा है तो क्या करना, ऐसे नहीं कि उसको पीटना शुरू कर दिया। आपने बीएड में भी वैसे पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। क्या करेंगे, कारण जानेंगे। क्या करेंगे, कारण जानेंगे कि आखिर ये क्यों नहीं करके आ रहा है। फिर कई बार पता चलता है कि बच्चे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है इसलिए, या फिर बच्चे के घर में लाइट की सुविधा नहीं है, या फिर मतलब अन्य कई सारे जो कारण हो सकते हैं। पहले कारण उनका जानो, या फिर घर पे पिताजी ऐसे हैं जो शराब पी के बच्चे को डांटते पीटते हैं, मारते हैं, तो भी बच्चा नहीं पढ़ पाता, तो कारण जाने पहले। ऐसे नहीं कि उसको पीटना शुरू कर दिया कि होमवर्क क्यों नहीं कर गए। अनेक कारण होते, अगर वो कारण आपने नहीं जाने, कारणों के बारे में नहीं जाना, तो वो समायोजन किस बात का, वो बच्चा कुछ समायोजन का शिकार हो जाता है ना। उसको अगर डायरेक्ट आप डांट देते तो इसमें आपको एक नंबर लिखना है, बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान।
बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान किसको होना चाहिए? शिक्षक को, कि बच्चे को अब क्या चाहिए, उसकी भावना से भी पता चलना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसी के अंदर बहुत सारे 5-7 इसके अंदर पॉइंट लिखूंगा। संतुलित पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी इस प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिस प्रकार के पाठ्यक्रम को बच्चे फॉलो कर सकते हैं, उसी प्रकार की विधियां अपनानी चाहिए जिस प्रकार की विधियों से बालक पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार से बालक समझ सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आपने बड़े रूल फॉलो कर दिए पहले, या फिर ऐसा ही नहीं कि आपने जो 5वीं क्लास के 3री-4थी क्लास के बच्चे हैं उन्हीं को आप सीधा 20-20, 25-25 का पाड़ा पूछने लगे। अगर आपने सिखाया है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसको क्रम वाइज ही पूछें, धीरे धीरे करके उनको सिखाएं, पूछें। नहीं आ रहा है तो उनको समझाएं, है ना। तो ये क्या है कि जो शिक्षक के अंदर इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ये हमें मनोविज्ञान के अंदर ही हम क्या यही पढ़ने को मिलता है ना। संतुलित पाठ्यक्रम जिस प्रकार से बालक उसके अंदर समायोजन कर सके, वही यानी बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। संतुलित पाठ्यक्रम का निर्माण, देखो एक बच्चा है जो कि 2री क्लास का भी बच्चा 25 का पढ़ा याद कर सकता है, 20 का पढ़ा याद कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि उनको डांट प्यार से उसको वापस पूछे कि ये पढ़ा सुनाओ, या फिर सीधा 25 का पूछ लिया, 20 का पूछ लिया। पहले सुनो उनसे 1 का पढ़ा, फिर उसको क्या दोगे, पुनर्बलन दो, फिर बच्चे के अंदर कुछ भावना होगी, फिर बच्चा मतलब खुश हो जाएगा। और नहीं तो क्या है कि आप इस प्रकार से अगर पूछेंगे तो बच्चे को अगर याद है तो भी वह नहीं बता पाएगा। तो हर चीज़ का एक संतुलन होना चाहिए। तो एक लिख दो ये संतुलित पाठ्यक्रम का निर्माण। उचित शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना, एक लिखो संतुलित पाठ्यक्रम का निर्माण। संतुलित पाठ्यक्रम का निर्माण। एक लिखो उचित शैक्षणिक मार्गदर्शन, उचित शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना। जो बच्चों के लेवल का हो। ठीक है, हो गया उचित शैक्षणिक मार्गदर्शन, हो गया मार्ग। फिर आप लिखो इसमें व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना। व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना व्यक्तित्व विकास के लिए। व्यक्तित्व यानी बच्चा अपना जो पर्सनैलिटी है उसको किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, उसके कई सारे विभिन्न जो तरीके बताना, परिस्थितियों का निर्माण करना उनको आना चाहिए, है ना। चलो इसमें लिखो 4 नंबर पे व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व विकास के लिए व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न परिस्थितियों यानी व्यक्ति जब अपना पर्सनैलिटी का डेवलप करेगा, है ना, तो उसमें जो परिस्थितियाँ आती हैं उनको समझना, परिस्थितियों का निर्माण।
करना। ठीक है, 4 हो गया। 5 नंबर लिखो, स्नेह व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। स्नेहपूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। लिखो, इतने लिखो, पहले 5 लिखो, 2 और लिखूंगा। एक तो व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना और दूसरा सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना। यहाँ पे आ जाएगा एक तो व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना। सह शैक्षणिक गतिविधियों एक और कहाँ लिखाऊं, ऊपर कर दूं इसको थोड़ा और। सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना। इस प्रकार की भूमिका टीचर्स की होनी चाहिए। किनके प्रति? बच्चों के प्रति। किसके लिए होनी चाहिए? समायोजन करने के लिए। लिख लिया होगा। आवाज तो आ रही है ना आपके पास? आवाज आ रही है? ओके। तो इसी के साथ में आज का हमारा ये टॉपिक हो जाता है पूरा समायोजन का। उसके बाद में आप बता देना कल मैं कौन सा टॉपिक जो शुरू करूं मनोविज्ञान में, व्यक्तित्व करवा दूं या फिर आप करो तो अधिगम करवाऊं, कौन सा करवाऊं बता देना, या फिर बुद्धि करवाऊं। पहले क्या बुद्धि का डेवलप किया जाए आपके अंदर, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी करवाता हूं या तो फिर, है ना। चलो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।